Hello everyone. So let us discuss a very important topic of the overhead chapter because ये वाला टॉपिक की टर्म्स जो बेसिकली है आपको क्लियर होनी चाहिए बिकॉज पूरे चैप्टर में आपको ये टर्म्स बार बार यूज होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वी आर मेकिंग द थ्योरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस वन स्मॉल प्रैक्टिकल विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। So the topic is allocation and apportionment of overheads. Overhead जैसे मैंने पहले भी बताया, overhead का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल, लेबर या कोई और भी खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर नहीं लगता, तो ओवरहेड मीन्स दैट ओनली। तो अब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है? देखिए, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉमन होते हैं और कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर लगते हैं या वो खर्चे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही करते हैं। तो एलोकेशन का मतलब क्या होता है भाई, वो ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये खर्चा इनकी तरफ से हुआ होगा या इस डिपार्टमेंट का है ये एक्सपेंसेस, तो उसको हम बोलते हैं एलोकेशन। तो देखिए, the overhead cost of certain items which can be directly identified with the particular department or cost center. So please remember, particular department or cost center is known as allocation of overheads. Overheads can be allocated if the cost center मतलब जिसके बेसिस पर आप जिसको आप allocate कर रहे हो, जैसे हमने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। So overheads can be allocated if the cost center must have caused the overhead cost to be incurred and the exact amount incurred in a cost center must be known. तो मतलब आप ये कब एलोकेट करोगे? जब कॉस्ट सेंटर ने ये ओवरहेड का कॉस्ट किया होगा और जो एग्जैक्ट अमाउंट इनकर किया वो हमें पता है कि कितना किया। ठीक है, तो जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एक्सेट्रा कैन बी इजिली एलोकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स इन विच दे आर इनकर्ड। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस होते हैं और हमें पता है कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस एक फिक्स्ड अमाउंट के होंगे, तो मतलब वो हमें पता है कि एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट ने किया होगा और वो एक्सपेंस हमें नोन होगा कि कितना इन्होंने इनकर किया है, तो वो होता है एलोकेशन। तो प्लीज रिमेंबर, एलोकेशन मीन्स जब आप कोई एक्सपेंस किसी डिपार्टमेंट पर डायरेक्टली एलोकेट कर देते हो या आइडेंटिफाई कर देते हो, उसको बोलते हैं एलोकेशन। लेकिन अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आता है। एलोकेशन और अपोर्शन का मीनिंग क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कुछ एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं करता, वो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में हमारी एक ही फ्लोर पर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने स्पेस अलग दिया हुआ है, बट उसका कुछ कॉमन एरिया भी है जहां पर लाइटिंग का खर्चा आता है या आप कई केस में कह सकते हो रेंट भी है। तो वो खर्चे क्या है, सब डिपार्टमेंट में इक्वली शेयर होंगे या एक कॉमन बेस पे शेयर होते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते ये खर्चा तुम्हारा था, वो तीनों का मिलाकर होगा, तो वो उसको डिवाइड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर कोई एक्सपेंस डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पाते और आप उसको किसी इक्विटेबल बेस या कॉमन बेस पे आप उसको क्या करते हो, डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड, तो उसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट। तो सर्टेन ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। सच कॉस्ट आर कॉमन टू अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये लिखा भी है कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट्स। दस अपोर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स to more than one cost center or on some equitable basis. जैसे for example, rent can be apportioned on some equitable basis, that is ratio of area occupied. मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई हमारा जो एरिया था वो 900 स्क्वायर मीटर है, जो हमारा स्पेस है, और 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों के पास 300 स्क्वायर मीटर है, तो जो टोटल रेंट होगा इसका मतलब एरिया वाइज अब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब सम इक्विटेबल बेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से बेसिस पे कौन कौन सी चीजें डिवाइड होती हैं। जैसे रेंट हो गया, वो फ्लोर एरिया पे हो गया,
तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर डिफरेंस में आप अलग से इसको लिख के दिखा सकते हैं। देखिए, एलोकेशन डील्स विद होल आइटम्स ऑफ द कॉस्ट, मतलब सारी आइटम्स को इंक्लूड करता है। अपोर्शनमेंट डील्स विद प्रोपोर्शंस ऑफ द आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। प्रोपोर्शंस ऑफ द आइटम्स ऑफ द कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा वो उसी के बारे में ही एक डिपार्टमेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा या एलोकेट करेगा। लेकिन एलोकेशन क्या होता है, ये डील्स विद होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें पता होता है कि वो खर्चा कौन से डिपार्टमेंट का है, तो वो सारी आइटम्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है एलोकेशन। एलोकेशन इज द डायरेक्ट प्रोसेस बिकॉज डायरेक्टली आपको एक डिपार्टमेंट को आपको एलोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अपोर्शनमेंट इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है क्योंकि हमें कोई सूटेबल बेस चाहिए होता है उसको डिवाइड करने का या सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस आप कर सकते हो। ओवरहेड शुड ऑलवेज बी एलोकेटेड एज फार एज पॉसिबल। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम एलोकेशन ज्यादा करें। बाय बिकॉज इसमें खर्चा क्या होता है, डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि अपोर्शनमेंट के केस में क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वो जो कॉमन बेस होता है वो समझ नहीं आता या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सारे खर्चे एलोकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपोर्शनमेंट कम करें। इफ एन ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड, इट इज अपोर्शनड ऑन सम इक्विटेबल बेसिस, तो दैट इज नोन एज एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको अब मैं आपको बताता हूँ। एलोकेशन में तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट को बोलते हो कि तुम्हारा ये खर्चा है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं आपको इसी वीडियो में अपोर्शनमेंट हम कौन कौन से बेसिस पे करते हैं वो बताता हूँ। जब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ यू कैन सी कि मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं एक बार ये थोड़ा सा ये पार्ट और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी मैंने आपको बताया एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फैक्ट्री में जनरली दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, और सर्विस डिपार्टमेंट बेसिकली हमें उसमें हेल्प करता है या हमें असिस्ट करता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जो खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के, वो हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। और सर्विस डिपार्टमेंट के बाद हमारे हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो, तो हम उसके अंदर भी फर्दर डिवाइड करते हैं। तो हमारा मेन जो काम है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट सर्विस का भी इसमें रोल आता है। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो बताया वो बता रहा हूँ। तो देखिए, इट रेफर्स टू द एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट of overheads among various departments. In case of factory overheads, it involves production and service departments. Production department manufacture products while service department helps them in this process. The allocation and apportionment of factory overheads between production and service department is known as primary distribution. जब आप खर्चों को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमारे हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हो या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, तो उसमें क्या उसको क्या हम क्या बोलेंगे। देखिए, वंस द ओवरहेड्स हैव बीन एलोकेटेड एंड अपोर्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो केस हैं इसमें। एक तो आप अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी कैटेगरी है, आप उसको रीअपोर्शन दोबारा करोगे। भाई, हमने पहले फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन और सर्विस में तो बांट दिए, लेकिन सर्विस में आपके अलग डिपार्टमेंट्स और हैं, प्रोडक्शन में कुछ और कैटेगरी है, तो आप उसको रीअपोर्शन सब डिपार्टमेंट्स में करोगे। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, हम ओवरहेड का चैप्टर कर रहे हैं तो हमारा मेन एम है हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस निकालना है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होता है ये हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है एंड कॉस्टिंग इज मोस्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ओनली। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट के भी खर्चे होते हैं ना, वो हम किसको एलोकेट कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। व्हाई? दिस इज बिकॉज द अल्टीमेट एम इज टू चार्ज ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट्स एंड नो कॉस्ट यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन सर्विस।
तो भाई मैंने अभी आपको बताया जैसे मेन हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सर्विस हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं करता, इसीलिए हम क्या करते हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं उसको भी किसको चार्ज कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट मस्ट बी चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो प्राइमरी तो सिंपल होता है कि आपने ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट दिया। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आपने उनको एलोकेट और अपोर्शन कर दिया तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चार्ज करते हो, बिकॉज हमारा मेन एम क्या है, हमें जो ओवरहेड है वो चार्ज करने कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट यूनिट्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग कितने की आपने। सर्विस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जो हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही चार्ज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं समझ में आ रहा आप इसको बार बार देखिए, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एलोकेशन में तो आप डायरेक्टली एलोकेट कर लेते हो। अब बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट जैसे मैंने वहां पर भी आपको बताया था, सो लेट मी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। देखिए ओवरहेड्स एंड बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ये आपको थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा, और जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प होगा। रेंट एंड रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग, एक्सीडेंट प्रिवेंशन कॉस्ट, ये होता है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल कराऊंगा, उसमें भी है, तो आप इसमें मेन याद जो आपको रखना है रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स किस पे एलोकेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। फ्लोर एरिया कितना है, बाकी तो आप कर लोगे, बट मेन आपको रेंट एंड रेट्स याद करना है इसमें। फिर कैंटीन एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस कुछ ऐसा हुआ तो उस केस में नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, वो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में कुछ चीजें समझ भी आ जाएंगी, बट जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ वो आपको ज्यादा अच्छे से याद करना है। डायरेक्ट वेजेस, सिंपल आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और ये जो हमारा अपोर्शनमेंट होगा प्रोविडेंट फंड कोई खट रहा है कंपनी में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, तो वो डायरेक्ट वेजेस पे डिवाइड होगी। देन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर भी था रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेकिन वो बिल्डिंग का था, ये प्लांट एंड मशीनरी का है, तो वो वैल्यू ऑफ एसेट्स पर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने हैं पर्टिकुलर उस पे। पावर, पावर वुड बी हॉर्स पावर, मशीन आवर्स, ये दो आप मेन याद करना इसमें, पावर, हॉर्स पावर एंड मशीन आवर्स, इस पे करना। स्टोर्स ओवरहेड, जो स्टोर के स्टोर कीपिंग वाले चैप्टर जैसे मटेरियल में स्टोर मटेरियल कॉस्ट पर। सैलरी ऑफ द इंस्पेक्टर, सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, ठीक है। डिलीवरी एक्सपेंसेस, वेट, वॉल्यूम, टन, इस पे। पावर, स्टीम कंजम्पशन इंटरनल, तो ये टेक्निकल एस्टिमेट्स गिवन होगा क्वेश्चन में। ऑडिट फीस, सेल्स पे या टोटल कॉस्ट पे। तो जो मेन इसके अंदर है 1 2 3 4 5, ये आपको ज्यादा अच्छे से याद करने हैं, और ये जब आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको तब भी लर्न हो जाएगा, बट आप इसको एक बार रीडिंग जरूर देना, ये आपको बुक्स में भी मिलेगा। बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइड करेंगे तो उनका बेसिस क्या होगा, तो वो ये वाला पॉइंट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पॉज करके ये वाले नोट्स कॉपी कीजिए और इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ऑन दिस बेसिस। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल लगे, बट आप इसको कोशिश करना, आप दोबारा वॉच कर लेना यहीं से प्रैक्टिकल से, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। अब हमारे को ये खर्चे दिए हुए हैं, रेंट एंड रेट्स 5000, इनडायरेक्ट वेजेस 1500, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 10000, जनरल लाइटिंग 600, पावर 1500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 10000। तो ये हमारे जो है ये एक्सपेंसेस के बने हैं। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्दर अवेलेबल। वो कहता है फ्लोर स्पेस एरिया हमारे पास टोटल 20,000 स्क्वायर फीट एरिया है,
जिसमें प्रोडक्शन ए के पास 4000 स्क्वायर फीट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के पास 5000 है, 6000, 4000 और 1000, ये इनके एरिया हैं, जिसमें से डी और ई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और ए और बी हमारे पास, ए बी सी हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। लाइट पॉइंट्स हमें दिया हुआ, टोटल लाइट पॉइंट 120 है, ए के पास 20 है, 30, 40, 20, 10। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 10,000, जिसमें ए का खर्चा है 3000, 2000, 3000, 1500, 500। आप देख रहे हो ये लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, ये मैंने भी आपको बताया था अपोर्शनमेंट के लिए काम आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे भी काम आएंगे। एचपी ऑफ मशीन मीन्स हॉर्स पावर ऑफ मशीन, टोटल 150 है, और ये एलोकेशन इंडिविजुअल की हुई है, जिसमें ए बी सी डी यूज कर रहे हैं, ई यूज नहीं कर रहा मशीन की। वैल्यू ऑफ मशीन टोटल 2.5 लाख हमारे पास वैल्यू है, जिसमें से ए के पास 60,000 की मशीन है, बी के पास 80,000, 1 लाख, 5,000, 5,000। ठीक है। अपोर्शन द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस, इसका मतलब जब भी हम अपोर्शन करेंगे तो हम इक्विटेबल बेसिस पे करेंगे, एंड प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो ये हमें करना है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि कुछ केसेस आपको कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली करनी पड़ेंगी। तो लेट अस सी, मैंने टेबल बना दिया जस्ट टू सेव द टाइम। बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, बेसिस, टोटल, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 है, ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट में 2 है, डी एंड ई। तो अब ये जो खर्चे हैं हम इनको डिवाइड करेंगे। लेट्स से सबसे पहला खर्चा रेंट एंड रेट्स, आपको भी वहां पे भी बताया था और मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। रेंट हमेशा किस पे डिवाइड होगा, फ्लोर स्पेस एरिया पर। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए फ्लोर स्पेस एरिया, टोटल रेंट हमारा कितना है, रेंट एंड वेजेस 5,000, तो मैंने यहाँ 5,000 लिख दिया। अब ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, तो फ्लोर एरिया। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा, यहाँ पर स्पेस लिमिटेड है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगा। ए का कैसे आएगा फ्लोर एरिया के हिसाब से, भाई टोटल हमारा रेंट कितना है 5,000, टोटल रेंट इज हाउ मच 5,000, कितने एरिया के लिए, 20,000 एरिया के लिए, तो डिवाइड बाय 20,000 इंटू 4,000, क्योंकि ए के पास 4,000 स्क्वायर फीट एरिया है। तो अगर आप इसको, अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो 1 डिवाइड बाय 5, या आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल करने के लिए, आप इसको 4,000 को ऐसे रहने दो, ये 5,000 का खर्चा सेम है, 5,000 बन जा, 5,004 जा, तो इसका मतलब जो भी एक्सपेंस है अब आपका, ये एरिया इसका 1/4 लगेगा। 5,000 डिवाइड बाय, समझ में आया आपको, 5,000 टोटल खर्चा था, कितने एरिया का, 20,000 का, तो 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू ए के पास कितना है 4,000, तो 1/4 आ गया, तो इसको डिवाइड किया तो 1,000 रुपए किसके लगेंगे, ए के। अब देखिए बी का कितना है 5,000, तो अब यहाँ पर 1/4 इंटू 5,000 कर दो सिंपल, क्योंकि 1/4 तो सेम रहेगा, 5,000 की कॉस्ट सेम है, टोटल एरिया भी सेम है 20,000, ये ए का एरिया था, तो बी का एरिया कितना है 5,000, तो ये 1/4 सेम है, 1/4 इंटू 5,000, 1250। इसी तरीके से आप सी का निकाल सकते हैं, 1/4 इंटू 6,000, 1,500, ऐसे सारे निकल जाएंगे 1,000 एंड 250। तो फ्लोर एरिया की हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेंट एंड रेट्स किस पे करेंगे, फ्लोर स्पेस एरिया। तो 5,000 एक्सपेंस अपॉन टोटल एरिया इंटू जितना उनका एरिया था। ठीक है, फिर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस। देखिए इनडायरेक्ट वेजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो डायरेक्ट वेजेस गिवन होगी आप उसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस का कोई बेस नहीं होता, तो इसका मतलब जो लेबर ये रही, तो देखिए इनडायरेक्ट वेजेस की बाइफर्केशन आप कैसे करेंगे, सेम आप कैसे करेंगे, 10,000 का खर्चा है टोटल, ठीक है, 10,000 सॉरी इनडायरेक्ट वेजेस का 1,500 का, सॉरी इट इज 1,500 डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमेशा कितना आएगा 10,000 इंटू ए का कितना खर्चा है 3,000। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअली आप एक निकाल के दिखा दीजिए, बाकी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आप देखिए इसमें कितना आंसर आएगा आपका इनडायरेक्ट वेजेस का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ इनडायरेक्ट वेजेस 1,500, तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 450, आप चेक कर लेना 450 बनेगा आपका ये।
तो ए का हो गया 450। इसी तरीके से आप बी का निकाल सकते हैं। बी का आएगा 300, फिर 450, फिर 225 एंड 75। तो निकाल के आप एक दिखाना है, बाकी सारे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। फिर आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अभी आपको बताया था वैल्यू ऑफ एसेट्स पे आता है। अब आपको थोड़ा सा ऐसे याद करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 10,000। तो सेम आपको यही करना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे फिर आप? टोटल एक्सपेंस कितना है डेप्रिसिएशन का? 10,000। सब हम ए का निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी है मशीन की? 2,50,000 इंटू 60,000। कैलकुलेटर से आप जब इसको सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, तो आपको आएगा कितना? ये आएगा 2400। तो ए का हमारे को आ गया 2400। ऐसे आप सबका निकाल लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज 3200, 4200, 200 एंड 200। ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये सारा ये मैं आपको ए का करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज बाकी आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक आप कॉमन बेस बनाइए, बाकी आप सारा उस पर कर देंगे। फिर आ गया जनरल लाइटिंग। तो देखिए जनरल लाइटिंग, तो यहाँ पर दिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है लाइट पॉइंट्स, और मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो लाइट पॉइंट्स, तो आप इसको बताइए कैसे निकालेंगे लाइट पॉइंट्स को। टोटल 20 लाइट पॉइंट्स हैं, तो सिंपल आप यहाँ भी कर सकते हो। लाइट कितना खर्चा है? 600। तो लाइटिंग का खर्चा आप कैसे निकाल सकते हो? मैं ए का ही निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 600 एक्सपेंस है, टोटल लाइट पॉइंट्स कितने हैं? 120, और ए कितने यूज कर रहा है? 20। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा। तो ए के लिए लाइटिंग का खर्चा आपका कितना होगा बताइए? जनरल लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग का खर्चा दैट इज 100। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे 100, देन 150, 200, 100 एंड 50। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालने वाला पॉइंट। फिर आ गया पावर। पावर का बेस क्या होगा आपका? दैट इज हॉर्स पावर ऑफ मशीन, जो मैंने एचपी लिखा हुआ है। सेम आप सिंपल करेंगे। आप पावर का खर्चा कितना है? 1500। तो अब कैसे निकालेंगे? 1500 डिवाइड बाय, मैं यही करके दिखाता हूँ, 1500 डिवाइड बाय टोटल क्या है, हॉर्स पावर कितनी है? 150 इंटू 60। तो ए का कितना खर्चा आएगा आपका पावर का? दैट इज 600। तो ऐसे आप सारे निकाल सकते हैं। 600 मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली भी यहाँ पे, 300, 500, 100, और ई में है ही नहीं तो डैश। तो आप चेक कर सकते हो पूरा बन रहा होगा ये। 600 प्लस 300 900, 1400 एंड 1500, ये बन गया आपका। तो अब देखिए यहाँ तक के ये सारे खर्चे हो गए। अब आया सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जब भी कोई बेस ऐसे ना समझ में आए ना, सन्ड्री मतलब होता है छोटे मोटे और खर्चे हैं। देखो फ्लोर स्पेस पे हो नहीं सकता सन्ड्री एक्सपेंस, लाइट पॉइंट्स अलग है, मशीन तो मशीन से रिलेटेड होगा। तो कौन सा बेस बचा हमारे पास? तो हम इसको भी डायरेक्ट वेजेस पे ही डिवाइड करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस, डायरेक्ट वेजेस। तो सेम कैसे निकालोगे? टोटल खर्चा है 10,000। अब आप इसको करके कर लेना, 10,000 डिवाइड बाय, अगेन टोटल कितना है? 10,000। तो देखो 10,000 डिवाइड बाय 10,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस के केस में मैं ए का निकाल के दिखा रहा हूँ। तो खर्चा कितना है टोटल? 10,000 डिवाइड बाय टोटल खर्चा कितना है? 10,000 इंटू ए का 3,000। तो ये तो कट ही गया। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली सेम ऐसे ही आ जाएंगी सारी वैल्यू। ये 3,000 है, फिर नेक्स्ट कितना है? 2,000, 3,000, 1,500 एंड 500। तो ये आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये तो सब हमेशा 1 ही बनेगा। तो 3, ये पूरी वैल्यू सेम आ गई। ये सारे खर्चे हमने एलोकेट कर दिए, सो दिस इज सॉरी अपोर्शन कर दिए। सो दिस इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। कायदे से तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस एक पॉइंट रह गया, ये डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट में भी दे रखी है। और अभी मैंने आपको बताया था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि जो
सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं वो हम किसको एलोकेट कर देते हैं, वी एलोकेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यही मैंने अभी आपको समझाया था थ्योरी कॉन्सेप्ट में। तो हम उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं, जिसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज आपको बताया भी था, बिकॉज ऑल कॉस्ट आर इनडायरेक्ट इन सर्विस डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं करता, तो इसीलिए अगर उसका कोई डायरेक्ट नेचर का खर्चा भी है तो वो इनडायरेक्ट ही माना जाएगा। तो अब यहां पर हम लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस। उसका बेस क्या होगा, ये एक्चुअल है, वो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। हम इसमें क्या करेंगे, ए बी सी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी हमें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं करता। इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे चाहे वो डायरेक्ट हो वो इनडायरेक्ट हो, हम उसको इनडायरेक्ट ही कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, ओवरहेड समरी। तो ओवरहेड का मतलब ही क्या, वो इनडायरेक्ट हुआ। तो देखिए इसके कितने खर्चे हैं यहाँ पे, 1500 और 500। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1500 एंड 500, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, दैट इज 2000। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पे आया और आपने वो स्किप कर दिया थ्योरी पार्ट, तो आप प्लीज उसको दोबारा देखना, ये वाला पॉइंट मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बस अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, हम इसका टोटल करेंगे, वो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको टोटल कीजिए, ये आएगा 30,600। इसको टोटल करेंगे तो आपको आएगा 7550, फिर 7200, 9650, 4625। आप मैच कर लेना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है या आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने इस वाली वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बताया एलोकेशन और अब्जॉर्प्शन का, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये जो मेन सर्विस डिपार्टमेंट का जो पॉइंट था ये मैंने लास्ट में आपको इसलिए बताया क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी डायरेक्ट नेचर का भी खर्चा होता है, स्टिल वी विल कंसीडर इट एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अपोर्शनमेंट हम जनरली ऐसे करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप जो इसको डिवाइड कर रहे हो आप एक ही डिपार्टमेंट का करके दिखाइए, बाकी वो ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। I hope this video is very much clear to you, because this video is very important to understand the further videos of this chapter. Thank you so much. Please like and subscribe and share with your friends. Thank you.